Assalamu alaikum students, this is part 11 of Punjab Sales Tax on Services Act 2012. Dear students, ये चैप्टर 8 है, इसका फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं जिसके अंदर ऑफेंसेस थे और उनके अगेंस्ट पेनल्टीज़ थी। वो सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। अब कुछ आगे इसकी डिटेल्स हैं चैप्टर 8 की जो कि पार्ट 2 हमने बनाया है उसके अंदर है, और ये स्टार्ट होती है सेक्शन नंबर 49 से जो कि डिफ़ॉल्ट सरचार्ज के बारे में है। डिफ़ॉल्ट सरचार्ज का आपको पता है कि ये कोई एक्स्ट्रा पेनल्टी होती है, एक्स्ट्रा टैक्स होता है। अगर आप ड्यू डेट के अंदर अपना टैक्स सबमिट नहीं करवाते, अपनी अमाउंट सबमिट नहीं करवाते, तो उसके बाद आपके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट, एक्स्ट्रा पेनल्टी लगती है, उसको कहते हैं जी डिफ़ॉल्ट सरचार्ज। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अपना टैक्स अथॉरिटी को 15 तारीख को जमा करवाना था, आपने नहीं करवाया, 16 को अगर आप करवाएंगे तो आपके ऊपर 200, 100 या 150 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। वो जो एक्स्ट्रा 100, 200 है उसको डिफ़ॉल्ट सरचार्ज कहते हैं। नॉट विद स्टैंडिंग द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 24 इफ अ रजिस्टर्ड पर्सन डज नॉट पे द टैक्स ड्यू और एनी पार्ट देयर ऑफ, अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो पूरा टैक्स पे नहीं करता या फिर उस टैक्स का कुछ हिस्सा पे नहीं करता, अगर उसका टोटल टैक्स जो था वो 1500 था और उसने अगर वो 1500 का 1500 पे नहीं किया फिर भी डिफ़ॉल्ट सरचार्ज लगेगा, और अगर उसने 1500 में से 1200 पे किया, 300 पे नहीं किया, उसका कुछ हिस्सा पे नहीं किया, तो फिर भी डिफ़ॉल्ट सरचार्ज लग जाएगा अगर डेट गुजर गई। वेदर विलफुली, जानबूझकर, आर अदरवाइज, या फिर और भी किसी भी वजह से भी, ऑन टाइम, टाइम पे, आर इन मैनर स्पेसिफाइड अंडर दिस एक्ट, और उन तरीक़ों को फॉलो करते हुए जो इस एक्ट के अंदर बताए गए हैं। रूल्स आर नोटिफिकेशंस आर प्रोसीजर्स इशूड देयर अंडर, जो भी रूल्स और प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो करते हुए आपने अपना पूरा टैक्स या आधा टैक्स या जितना भी उसका कुछ हिस्सा जमा नहीं करवाया ड्यू डेट के अंदर और टाइम के अंदर, तो आपके ऊपर सरचार्ज लग जाएगा। He shall in addition to the tax due and any penalty under section 48, अच्छा ये आपने याद रखना है, इससे पहले हमने सेक्शन 48 के अंदर पेनल्टीज़ को डिस्कस किया, ऑफेंसेस को डिस्कस किया। अगर आप जो है वो टैक्स जानबूझ के नहीं देते, फॉर एग्जांपल आपका 1500 टैक्स बनता था, आपने क्या किया, जानबूझ के कोई गड़बड़ की और उसके अंदर आपने कितना 1200 पे कर दिया, तो इस सूरत में आपने क्या किया है कि अथॉरिटी के साथ एक किस्म का फ्रॉड भी किया। तो ये फ्रॉड जो है हमने पढ़ा था ऑफेंसेस के अंदर, ये एक ऑफेंस है, जुर्म है और उसकी कुछ पेनल्टी है। तो आपने अगर ऐसा कोई काम किया है तो एक तो आपको उस पेनल्टी, उस ऑफेंस के अगेंस्ट जो भी पेनल्टी है वो भी लगेगी, वो जुर्माना भी अलग होगा, और जो ड्यू डेट के अंदर आपने पे नहीं किया वो जुर्माना एज अ डिफ़ॉल्ट सरचार्ज आपको अलग लगेगा। ठीक है जी, तो ये आपने याद रखना है कि आपको डबल इन एडिशन जो है वो जुर्माना लगता है। ये डिफ़ॉल्ट सरचार्ज अलग लगता है क्योंकि आपने ड्यू डेट के अंदर पे नहीं किया, और दूसरा अगर आपने फ्रॉड किया तो उसके ऊपर भी आपको जो अलग जुर्माना है ऑफेंसेस के अकॉर्डिंग वो भी आपको पे करना पड़ेगा। अब ये डिफ़ॉल्ट सरचार्ज जो है, पे डिफ़ॉल्ट सरचार्ज एट रेट मेंशन्ड बिलो, ये डिफ़ॉल्ट सरचार्ज उन रेट्स पे करना है, इसका रेट क्या होगा वो नीचे बताया गया है। क्लॉज ए है, द पर्सन लाइबल टू पे एनी अमाउंट ऑफ टैक्स, वो बंदा जिसने कोई टैक्स देना था, ठीक है, आर चार्ज शेल पे डिफ़ॉल्ट सरचार्ज एट रेट ऑफ इंटर बैंक रेट। तो ये आपने याद रखना है, जिसने भी टैक्स देना था और उसकी डेट गुजर गई, अब उस पर डिफ़ॉल्ट सरचार्ज लग गया। अब वो डिफ़ॉल्ट सरचार्ज पे करता है इंटर बैंक रेट पर। अब ये जो इंटर बैंक रेट है ये क्या होता है कि जो रेट बैंक्स आपस के अंदर डिसाइड करते हैं कि अगर एक बैंक ने दूसरे बैंक से कर्जा लेना है लैंडिंग के लिए, बारोइंग के लिए, तो उस पर कुछ इंटरेस्ट एक बैंक जिसने कर्जा लिया है वो दूसरे बैंक जिसने कर्जा दिया है उसको देना पड़ेगा ना। तो वो जो इंटरेस्ट रेट की जो शरह है, जो रेट है, वो तय होता है बैंकों के दरमियान। इंटर बैंक का मतलब बैंकों के आपस के अंदर जो दरमियान जो रेट तय होता है, वो रेट जो है वही रेट पे करना पड़ेगा डिफ़ॉल्ट सरचार्ज के अंदर। ठीक है जी, 3%, अच्छा उसके अंदर फिर एडिशन भी है, प्लस 3% पर एनम ऑफ द अमाउंट ऑफ द टैक्स ड्यू, जितनी ड्यू अमाउंट है उसका एक साल के अंदर 3% जितना भी बनता है वो भी ऐड किया जाएगा।
अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊं तो ये बेसिकली क्या होता है कि इंटर बैंक रेट फॉर एग्जांपल 12% है। ये किबोर, आपको ये भी याद रखना है कि ये जो कराची है ना, वहाँ पे हमारा जो इंटर बैंक रेट्स बनते हैं वो किबोर के तहत बनते हैं, ठीक है जी। तो फॉर एग्जांपल उसका जो इंटर बैंक रेट है वो 12% है। एक तो वो 12% आप पे लगेगा कि जो भी आपका टैक्स था, फॉर एग्जांपल 20,000 था, 30,000 था, उसका 12% निकाला जाएगा और उस 20,000 में एक तो आपने वो टैक्स देना ही देना है, उसके एडिशनल पे आपने उसका 12%, फॉर एग्जांपल 500 बनाए, 1000 बनाए, 10,000 बनाए, जितना भी बनाए वो आपने एडिशनल देना है उस 20,000 के अलावा, और साथ 3% फिर उसका निकाला जाएगा और वो भी आपने एडिशनल देना है। तो इन नटशेल हम कह सकते हैं कि हर साल 1 साल का पर एनम का 3% निकाला जाएगा और जितना आपका पेंडिंग टैक्स है जो आपने डेट पे नहीं दिया उसका 12%, मतलब टोटल 15% जो है वो निकाल के वो आपने एक्स्ट्रा देना है और जो आपकी लायबिलिटी है टैक्स है वो भी आपने पे करना है। उसके बाद क्लास बी है, इन केस द डिफॉल्ट इज ऑन अकाउंट ऑफ टैक्स फ्रॉड। अगर ये डिफॉल्ट जो आपने किया है, ये जो आपने फ्रॉड करने की कोशिश की है, ठीक है, कि आपने कम दे दिया, आपकी डेट भी गुजर गई है, आपने जो है 1500 की बजाय 1200 दिया है, तो इसकी और आपने कहा है कि मैंने पूरा दिया है, तो ये इसका मतलब ये है कि आपने फ्रॉड करने की कोशिश की है। द पर्सन हु हैज़ कमिटेड द टैक्स फ्रॉड, जिस बंदे ने टैक्स फ्रॉड किया है, शैल पे डिफॉल्ट सरचार्ज एट रेट ऑफ 2% पर मंथ। अब उस पे क्या होगा कि डिफॉल्ट सरचार्ज 2% पर मंथ के हिसाब से लगेगा। ये ज़्यादा जो है वो सवेयर किस्म की पनिशमेंट है। इसमें क्या होता है, ऊपर जो था वो पर एनम सालाना के ऊपर जो है वो 3% लग जाता था। अब ये क्या हो रहा है कि हर महीने के ऊपर 2% लगता जा रहा है, ठीक है जी, पर मंथ ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स इवेडेड till such time the entire liability including the amount of deferred surcharge is paid। ये उस वक्त तक हर महीने 2% आपके अंदर ऐड होता चला जाएगा जब तक आप सारी लाइबिलिटी, अपना टैक्स और ये सरचार्ज वगैरह पे नहीं कर देते, ठीक है जी। और इस फ्रॉड की सूरत में क्या होगा कि एक्स्ट्रा पेनल्टी भी लगेगी जो ऊपर ऑफेंसेस के अंदर डिफाइन की गई है। उसके बाद सब सेक्शन 2 है, फॉर द पर्पज ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ डिफॉल्ट सरचार्ज। डिफॉल्ट सरचार्ज की कैलकुलेशन के लिए द पीरियड ऑफ डिफॉल्ट सरचार्ज बिलोंग फ्रॉम द 16th डे फॉलोइंग द ड्यू डेट ऑफ द टैक्स पीरियड टू विच द डिफॉल्ट रिलेट्स। अच्छा, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि डिफॉल्ट सरचार्ज की कैलकुलेशन आपने कैसे करनी है। हमें पता है कि हमें बताया गया था कि 15वां दिन जो एक महीने का 15th डे होता है, उस दिन को क्या होती है कि लास्ट डेट होती है, ठीक है जी। अब उस 15वें दिन के अगला दिन होता है 16th डे, तो 15वां दिन गुजर जाएगा, जब भी 16th डे 16वां दिन शुरू होगा तब आपके ऊपर क्या होगा, डिफॉल्ट सरचार्ज लग जाएगा, ठीक है जी। टू द डे प्रेसीडिंग द डेट ऑन विच द टैक्स ड्यू इज एक्चुअली पेड, और ये तब तक लगता रहेगा डिफॉल्ट सरचार्ज जब तक आप उसकी जितनी अमाउंट है वो पे नहीं कर देते, ठीक है जी। मतलब ये कि ड्यू डेट के अगले ही दिन शुरू होगा और ये तब तक रहेगा जब तक आप उसकी पूरी लायबिलिटी, टैक्स वगैरह, डिफॉल्ट सरचार्ज वगैरह पे नहीं करते, तब तक ये आपके ऊपर जो है वो ड्यू होता रहेगा, लगता रहेगा। उसके बाद एक्सप्लेनेशन है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द टैक्स ड्यू डज नॉट इंक्लूड द अमाउंट ऑफ पेनल्टी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ उन्होंने बताई है कि ये जो टैक्स ड्यू है इसमें पेनल्टी का जो है वो कोई तस्वर नहीं, पेनल्टी अलग से आपके ऊपर लग गई है, वो फिक्स्ड है, वो आपने पे करनी है। उसके बाद सेक्शन 50 है जी, एग्जेम्पशन फ्रॉम पेनल्टी एंड डिफॉल्ट सरचार्ज। एग्जेम्पशन क्या है, मुस्तस्ना करार देना पेनल्टी या डिफॉल्ट सरचार्ज से। ये कैसे हो सकता है, द गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार है बाई नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, कि वो ऑफिशियल गैजेट के अंदर सबसे पहले एक नोटिफिकेशन देगी। एग्जेम्प्ट एनी रजिस्टर्ड पर्सन, किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को जो है इस्तिस्ना दे सकती है, और एनी टैक्सेबल सर्विस, या फिर किसी भी टैक्सेबल सर्विस को, फ्रॉम पेमेंट ऑफ होल और एनी पार्ट ऑफ पेनल्टी, के वो जो पेनल्टी उनके ऊपर लगी है, सज़ा जो उनके ऊपर लगी है, वो उनको इस्तिस्ना मिल सकती है उससे, या फिर उनको माफ़ हो सकती है। एंड डिफॉल्ट सरचार्ज, या फिर डिफॉल्ट सरचार्ज भी
माफ़ किया जा सकता है सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड लिमिटेशन एज मे बी स्पेसिफाइड। तो आपने याद रखना है कि एक्सेप्शन देने की पावर किसके पास है? गवर्नमेंट के पास, लेकिन वो एक्सेप्शन देने से पहले एक नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट के अंदर शाया करेगी कि फ़लाँ बंदे को हमने एक्सेप्शन दी है या फ़लाँ टैक्सेबल सर्विसेज हैं जो ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उनको पेनल्टी से एक्सेप्शन दे दी गई है या फिर डिफ़ॉल्ट सरचार्ज से एक्सेप्शन दे दी गई है, तो अब वो अपना जो है वो ओनली टैक्स पे कर दें। तो इस तरह ये गवर्नमेंट के पास इख्तियार है कि वो एग्जेम्पशन दे सकती है। उसके बाद है सेक्शन 51, ये है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि आपस में बैठ के जो दो पार्टीज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल एक पार्टी वो है जिसने डिफ़ॉल्ट किया और दूसरी पार्टी वो है या फिर ऑफेंडर है जिसने कोई ऑफेंस किया और दूसरी पार्टी वो है जो अथॉरिटी है, ठीक है। इन दो पार्टीज़ के दरमियान क्या हुआ कि कोई कन्फ्लिक्ट हो गया, कोई ऑफेंस एक पार्टी ने कर दिया, गलती कर दी, कोई डिफ़ॉल्ट सरचार्ज का इशू बन गया या कोई ऑफेंस हो गया, तो अब उस केस को आगे बढ़ाने की बजाय अगर वो पार्टीज़ आपस में मिल बैठ के कोई मामला तय कर लेते हैं तो इसको कहते हैं कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब क्या हुआ? आपस में मिल बैठ के कुछ चीज़ों को तय कर लेना, कुछ जो मामलात हैं उनको सेटलमेंट कर लेना। सेटलमेंट को क्या कहते हैं जी? कंपाउंडिंग। अब जो भी ऑफेंसेस हैं उनकी सेटलमेंट किस किस के दरमियान होगी? एक तो जिस बंदे ने कोई ऑफेंस किया है उसके ऑफेंडर और दूसरा अथॉरिटी। Notwithstanding anything contained in any other provision of this act, इस एक्ट के जो भी दूसरी लॉज हैं उनके बावजूद, where any person has committed any offence, किसी भी बंदे ने ऑफेंस कर दिया है, वारंटिंग प्रोसिक्यूशन जिसके खिलाफ मुकदमा चलेगा अब अंडर द एक्ट के तहत, अथॉरिटी में ईदर बिफोर और आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ एनी प्रोसीडिंग के स्टार्ट होने से पहले या उससे के बाद अथॉरिटी के पास ये पावर है फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ सच ऑफेंस के इस ऑफेंस का मुकदमा चलाए, कंपाउंड द ऑफेंस, उस ऑफेंस की आपस में सेटलमेंट कर सकती है अथॉरिटी, एंड टर्मिनेट द प्रोसीडिंग्स, और जो भी प्रोसीडिंग्स जो मुकदमे के ट्रायल वगैरह होना है उसको रोक सकती है। इफ़ सच पर्सन पेज द अमाउंट ऑफ द टैक्स ड्यू, और जो टैक्स ड्यू है अगर वो बंदा पहले ही सेटलमेंट करके अपना सारा पैसा शैसा देता है जो कि उसकी लायबिलिटी है वो सारी पे कर देता है, अलॉन्ग विद सच डिफ़ॉल्ट सरचार्ज, जो भी डिफ़ॉल्ट सरचार्ज बनता है वो भी दे देता है, एंड पेनल्टी एज इज़ डिटर्मिन्ड बाय द अथॉरिटी, और जो भी पेनल्टी अथॉरिटी उसके ऊपर लगाती है वो भी अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड रूल्स, इस एक्ट और रूल्स को फॉलो करते हुए। तो ये सिंपल सी बात है। कंपाउंडिंग का मतलब होता है सेटलमेंट कर लेना। अगर कोई बंदा ऑफेंस करता है तो अथॉरिटी के पास ये पावर है कि वो उस बंदे को बुला के उनके दरमियान सेटलमेंट, बंदा और जो ऑफेंडर है उसके दरमियान और अथॉरिटी के दरमियान आपस में सेटलमेंट कर ले, और उस सेटलमेंट के नतीजे में जो बंदा है उसकी जो भी लायबिलिटी है, जो भी उसकी जो डिफ़ॉल्ट सरचार्ज है या पेनल्टी अथॉरिटी उसके ऊपर लगाती है वो दे दे, और इस तरह बंदा जो है फर्दर प्रोसीडिंग्स और जो केस होता है लंबे चौड़े प्रोसेस उनसे बच सकता है। उसके बाद सेक्शन 52 है रिकवरी ऑफ टैक्स नॉट लेविड और शॉर्ट लेविड। अब ये जो टैक्स है अगर नहीं लगाया गया या शॉर्ट थोड़ा लगाया गया उसकी रिकवरी कैसे की जाएगी वो इसमें पढ़ेंगे। वेयर बाय रीज़न ऑफ इन एडवर्टेंस एरर मिसकंस्ट्रक्शन आर फॉर एनी अदर रीज़न, मतलब एरर या मिसकंस्ट्रक्शन या किसी भी वजह से गलती की वजह से कोई भी एरर हो जाता है, एनी टैक्स आर चार्ज हैज़ नॉट बीन लेविड, जिसकी वजह से क्या हुआ, एरर की वजह से कि टैक्स जो चार्ज नहीं किया गया या लगाया ही नहीं गया, और हैज़ बीन शॉर्ट लेविड या फिर थोड़ा लगाया, मतलब 1500 लगाना तो अगर 1500 ही नहीं लगाया गया या फॉर एग्जांपल 1200 लगा दिए गया, द पर्सन लाइबल टू पे सच अमाउंट ऑफ द टैक्स, जिस बंदे ने ये टैक्स पे करना था, आर चार्ज शैल बी सर्व्ड विद अ नोटिस, उस बंदे को एक नोटिस भेजा जाएगा कि आपने ये थोड़ा पे किया है या फिर पे ही नहीं किया, आप इसको पे करें विद इन 8 ईयर्स। अच्छा, ये एक 8 साल के अंदर अंदर जब भी अथॉरिटी को पता चल जाएगा वो उस वक्त क्या कर सकती है, नोटिस भेज सकती है। ऑफ द रेलेवेंट टैक्स पीरियड फॉर पीरियड बिफोर 1 जुलाई 2022 एंड विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द रेलेवेंट टैक्स पीरियड फॉल्स फ्रॉम द टैक्स पीरियड
आफ्टर 1 जुलाई 2000। अच्छा, ये बात आपको मैंने पहले भी बताई थी कि 1 जुलाई 2022 से पहले का कोई केस है तो फिर उसके लिए 8 साल टाइम है। अगर 1 जुलाई 2022 के बाद का केस है तो उसके लिए 5 साल टाइम होता है। मतलब 5 साल के अंदर अंदर कहीं भी अथॉरिटी को पता चल गया तो वो नोटिस भेज सकती है। रिक्वायरिंग हिम टू शो काज, अब ये शो काज नोटिस होता है, मतलब शो काज का मतलब होता है कि आके भाईजान आपने जो टैक्स के अंदर गड़बड़ की है आके बताएं, अपनी काज को एक्सप्लेन करें। फॉर द पेमेंट ऑफ द अमाउंट, अमाउंट की पेमेंट के बारे में स्पेसिफाइड इन द नोटिस, अब ये नोटिस के अंदर बताया जाएगा कि आपने क्या क्या चीज़ें लेके आनी है और क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, वो सारी आपको करनी पड़ेंगी। उसके बाद सब सेक्शन 2 है जी, वेयर बाई रीजन ऑफ सम क्लूजन, अबेटमेंट, डेलिब्रेट अटेम्प्ट, मिस स्टेटमेंट, फ्रॉड, फॉर्जरी, फॉल्स और फेक डॉक्यूमेंट्स, जहाँ पे कोई बंदा जो है वो जानबूझ के उसने कोई फ्रॉड किया है, मिस स्टेटमेंट की है, कोई भी गड़बड़ फॉर्जरी, उसने कोई चीज़ें चेंज करने की कोशिश की है या फॉल्स डॉक्यूमेंट, फेक डॉक्यूमेंट पेश कर दिए हैं, तो ऐसी सूरत में एनी टैक्स और चार्ज हैज़ नॉट बीन पेड, जिसकी वजह से कोई टैक्स पे नहीं हुआ, और इज शॉर्ट पेड या उसने कम पे किया, ये सारी जो उसने फ्रॉड वगैरह करके, द पर्सन लाइबल टू पे सच टैक्स, जिस बंदे ने ये टैक्स पे करना था, शैल बी सर्व्ड विद द नोटिस, उसको नोटिस भेजा जाएगा विद इन 8 ईयर। वही बात है कि अगर 1 जुलाई से पहले की ये गड़बड़ है तो 8 साल के अंदर अंदर चेक अगर उनके रिकॉर्ड में अथॉरिटी के आ गया तो फिर क्या है, उसको नोटिस भेजा जा सकता है। और अगर जो 1 जुलाई के बाद का कोई केस है तो 5 साल के अंदर अथॉरिटी की नोटिस में आ गया तो उसको भेजा जा सकता है नोटिस। रिक्वायरिंग हिम टू शो काज फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ सच टैक्स, और उसको शो काज नोटिस भेजा जाएगा कि उसने ये टैक्स पे क्यों नहीं किया। उसके बाद क्लास बी है, एनी अमाउंट ऑफ द टैक्स इज रीफंडेड विच इज नॉट ड्यू। अब कोई भी टैक्स जो था आपने रीफंड ले लिया है और वो आपने रीफंड, आप उसके लायबल भी नहीं थे और ड्यू भी नहीं था, फिर भी आपने रिफंड ले लिया। द पर्सन ऑब्टेनिंग सच रिफंड शैल बी सर्व्ड विद द नोटिस विद इन 5 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द रिफंड वाज रिसीव्ड टू शो काज फॉर रिकवरी ऑफ सच रिफंड। अच्छा, ये रिफंड बंदा क्यों लेता है? आपको मैंने बताया था पहले कि रिफंड बेसिकली लिया जाता है जब भी आप कोई टैक्सेबल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए आप कुछ चीज़ें ख़रीदते हैं, गुड्स ख़रीदते हैं, कुछ सामान वगैरह ख़रीदते हैं, तो उसके ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक होटल है, अगर वो कम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट सर्व करता है तो उस ब्रेकफास्ट के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें ख़रीदनी पड़ेंगी, गोश्त ख़रीदना पड़ेगा, कोई आटा ख़रीदना पड़ेगा और भी चीज़ें, मतलब जो जो आपकी एक सर्विस प्रोवाइड करने के लिए चीज़ों दरकार होती हैं, उन पे ऊपर क्या करता है वो टैक्स प्रोवाइडर जो है, जो सर्विस प्रोवाइडर है वो टैक्स देता है। तो वो जो टैक्स उसने उधर देना था, वो जो चीज़ें ख़रीदने, रॉ मटेरियल ख़रीदने के लिए देना था, उसके अंदर वो क्या ले सकता है, रीफंड ले सकता है। ठीक है जी, क्योंकि उसने आगे टैक्स पे करना है। तो इस तरह की जो कहानी होती है उसके अंदर अगर किसी ने कोई गलत रीफंड ले लिया है तो 5 साल के अंदर अंदर अगर अथॉरिटी के नोटिस में वो चीज़ आ गई है तो अथॉरिटी शो काज नोटिस भेजेगी कि उसने इस तरह का रिफंड क्यों लिया है। द ऑफिसर शैल आफ्टर कंसीडरिंग द ऑब्जेक्शन ऑफ द पर्सन, अब ऑफिसर बुलाएगा उस बंदे को और अगर उसको कोई ऑब्जेक्शंस हैं तो उसकी वो कोई ऑब्जेक्शंस सुनेगा। सर्व्ड विद द नोटिस, जिसको नोटिस भेजा गया अंडर सब सेक्शन 1(2), इफ़ द ऑब्जेक्शंस आर नॉट रिसीव्ड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। अब वो नोटिस भेजा गया, उसके अंदर एक टाइम पीरियड दिया गया कि 15 दिन के अंदर अंदर आप आकर अपनी काज जो है वो नोट करवाएं, लेकिन उस बंदे ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं दी 15 दिन के अंदर अंदर, तो फिर क्या होगा, डिटरमिन द अमाउंट ऑफ द टैक्स आर चार्ज पेबल बाई हिम एंड सच पर्सन शैल पे द अमाउंट सो डिटरमिन। तो सीधी सी बात है कि ऑफिसर साहब क्या करेंगे कि जितना टैक्स और चार्ज है वो डिटरमिन कर लेंगे और उनको भेज देंगे एक ऑर्डर कि ये वाला आपने अब चार्ज जो है या टैक्स जो है वो पे करना है। एनी ऑर्डर अंडर सब सेक्शन 3, अब ये जो ऑर्डर पे करने का है ये सब सेक्शन 3 के अंदर दिया गया है। शैल बी मेड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर के एंड से 1 साल के अंदर अंदर ये वाला ऑर्डर करना है। इन विच द शो काज नोटिस इशू, जिस साल के अंदर शो काज नोटिस इशू किया गया उसी के अंदर
1 साल का टाइम होता है। इन कंप्यूटिंग द पीरियड स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 4, अब ये जो पीरियड 1 साल का है इसको कंप्यूट कैसे किया जाएगा, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा कि 1 साल पूरा हुआ है या नहीं। एनी पीरियड ड्यूरिंग विच द प्रोसीडिंग्स आर एडजॉर्न्ड, कोई भी टाइम पीरियड फॉर एग्जांपल 3 महीने 4 महीने के लिए अगर कुछ प्रोसीडिंग्स जो हैं वो मामलात जो है वो उनकी डेट चेंज कर ली गई, आगे पीछे कर दिए गए ऑन अकाउंट ऑफ स्टे ऑर्डर, कोई स्टे ऑर्डर ले लिया गया या प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 69 शैल बी एक्सक्लूडेड, तो ऐसा सारा टाइम जो स्टे ऑर्डर या किसी भी और वजह से ज़ाया हुआ है वो 1 साल के अंदर काउंट नहीं होगा। उसके बाद है सेक्शन 53 पावर टू समन पर्सन टू गिव एविडेंस एंड प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स। अब ये किसके पास पावर होगी कि वो लोगों को बुलाए और उनसे एविडेंस मांगे या डॉक्यूमेंट्स मांगे। एन ऑफिसर मे समन एनी पर्सन हुज अटेंडेंस ही कंसीडर्ड नेसेसरी, एक ऑफिसर जो है वो किसी बंदे को भी बुला सकता है जिसकी अटेंडेंस वो ज़रूरी समझे। ईदर टू टेंडर एविडेंस, एविडेंस को लेके आने के लिए मतलब एविडेंस पेश करे, और टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स ऑफिसर को चाहिए तो उसके लिए। और एनी अदर थिंग इन एनी ऑडिट इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन और प्रोसीडिंग्स, इन तीनों कामों के दरमियान ऑडिट के लिए, इंक्वायरी के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, प्रोसीडिंग के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए, कोई भी एविडेंस चाहिए तो ऑफिसर जो है वो बंदे को बुला के उससे मांग सकता है। विच सच ऑफिसर इज़ मेकिंग फॉर एनी ऑफ द पर्पज़ ऑफ द एक्ट और रूल्स को फॉलो करते हुए या उसको उसके पर्पज़ के लिए जो भी काम किया जा रहा है, तो उसके लिए ऑफिसर के पास ये अथॉरिटी है कि वो किसी भी बंदे को बुला के जो रेलेवेंट है उस इंक्वायरी से या फिर उस ऑडिट से या जिस फर्म का ऑडिट हो रहा है तो वहाँ के एविडेंस और कुछ डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड्स वगैरह वो ले सकता है, मंगवा सकता है। उसके बाद सब सेक्शन 2 है एनी पर्सन समन्ड अंडर सब सेक्शन 1, जिस बंदे को भी बुलाया गया ये जो सब सेक्शन 1 के अंदर, शैल बी बाउंड टू अटेंड ईदर इन पर्सन, उसके ऊपर बाउंड है, ज़रूरी है कि वो खुद अटेंड करे, और बाई ऑथोराइज्ड एजेंट या उसका कोई एजेंट जिसको उसने अथॉरिटी दी है अटेंड करने की, वो एज द ऑफिसर में डायरेक्ट, जैसे ही ऑफिसर ने कहा हो। ठीक है जी। उसके बाद सब सेक्शन 3 है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन सब सेक्शन 1 और 2, जो कुछ भी है सब सेक्शन 1 एंड 2 उसके बावजूद, अ पर्सन हु इज़ एग्जेम्प्ट फ्रॉम द पर्सनल अपीयरेंस इन द कोर्ट अंडर सब सेक्शन 132 एंड 133 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। अब जिस बंदे को कोर्ट ने एक्सेप्शन दी हुई है कि वो बेशक ना आए, पर्सनल अपीयरेंस ना करे, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के सेक्शन 132 और 133 के तहत, शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन पर्सन, ज़रूरी नहीं है कि वो खुद आए। ठीक है, ये बेसिकली औरतों और बच्चों के लिए होता है कि वो कोर्ट में उनको अगर नहीं आना तो उनका कोई ज़िम्मेदार बंदा या कोई एजेंट या उसको भेज सकते हैं। उसके बाद है सब सेक्शन 4 एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट आर द रूल्स बिफोर एन ऑफिसर शैल बी डीम टू बी जुडिशल प्रोसीडिंग्स, कोई भी प्रोसीडिंग्स जो इस एक्ट के तहत की जा रही हैं, आर द रूल्स बिफोर एन ऑफिसर, या फिर जो भी रूल्स हैं ऑफिसर शैल बी डीम टू बी जुडिशल प्रोसीजर, जो भी ऑफिसर रूल्स को फॉलो करते हुए ये सारी प्रोसीडिंग करेगा उनको जुडिशल करार दिया जाएगा, मतलब वो जो है वो अदालती हुई कार्रवाइयाँ होंगी विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 193 सेक्शन 193 और 228 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड, और उनको पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शंस 193 और 228 के तहत उनको जुडिशल करार दिया जाएगा और जुडिशल प्रोसीडिंग्स की जाएंगी, अदालती कार्रवाइयाँ। उसके बाद सब सेक्शन 54 है पावर टू अरेस्ट एंड प्रोसिक्यूट, अरेस्ट करने की पावर और उसके ऊपर मुकदमा चलाने की पावर किसके पास है। एन ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय द अथॉरिटी, जिसको अथॉरिटी ये ऑथोराइज करेगी, पावर देगी, बाई नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, ऑफिशियल गैजेट के अंदर नोटिफिकेशन देने के बाद इन दिस बिहाफ, इस अरेस्ट के लिए या प्रोसिक्यूट के लिए, हु ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल एविडेंस हैज़ रीजनेबल कॉज टू बिलीव, जिसके पास मटेरियल एविडेंस भी है और उसके पास ये रीज़नेबल वजह भी है कि दैट एनी पर्सन हैज़ कमिटेड अ टैक्स फ्रॉड, किसी बंदे ने टैक्स फ्रॉड किया है,
और एनी ऑफेंस वारंटिंग प्रोसिक्यूशन, या कोई ऐसा ऑफेंस किया जिसके तहत उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के तहत, मे कॉज अरेस्ट ऑफ सच पर्सन, वो ऐसे बंदे को अरेस्ट कर सकता है। ठीक है जी, मतलब ये कि किसी भी ऑफिसर के पास जिसको अथॉरिटी ने ये अथोराइज़ किया हो, ठीक है जी, और उसके पास मटेरियल एविडेंस हो और रीज़नेबल काज हो कि किसी बंदे ने कोई फ्रॉड किया, टैक्स फ्रॉड, और उसके ऊपर जो है वो अदालती कार्रवाई हो सकती है, तो वो उस बंदे को वहीं पे अरेस्ट कर सकता है ताकि अदालती कार्रवाई हो सके। उसके बाद है जी सब सेक्शन 2, ऑल अरेस्ट मेड अंडर दिस एक्ट शैल बी कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। अच्छा, ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 जो है उसके मुताबिक अरेस्ट के रिलेटेड तमाम जो प्रोसीजर है वो फॉलो किया जाएगा। ये चैप्टर 5 ऑफ 1890, मतलब ये जो एक्ट नंबर 5 था 1898 का, वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर था। उसके बाद सब सेक्शन 3 है, वेयर द पर्सन सस्पेक्टेड ऑफ टैक्स फ्रॉड, अगर किसी बंदे पे ये शक हो कि उसने टैक्स फ्रॉड किया है, और एनी ऑफेंस वारंटिंग प्रोसिक्यूशन, या कोई ऐसा ऑफेंस किया जिसके नतीजे में उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, अंडर दिस एक्ट इज़ अ कंपनी, अगर वो कंपनी है, कोई सिंगल इंडिविजुअल नहीं है, एवरी डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ दैट कंपनी, हर ऑफिसर हर डायरेक्टर उसका कंपनी का, whom the officer has reason able to believe is personally responsible for actions of the company contributing to the tax fraud, अगर कोई कंपनी टैक्स फ्रॉड करती है तो उसका हर डायरेक्टर, हर ऑफिसर, या फिर जो अथॉरिटी का ऑफिसर है, किसी भी डायरेक्टर या ऑफिसर को रीज़नेबल समझता है कि इस बंदे ने जो है वो फ्रॉड किया है, वारंटिंग प्रोसिक्यूशन अंडर दिस एक्ट शैल बी लायबल टू अरेस्ट, उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, प्रोवाइडेड दैट सच अरेस्ट शैल नॉट एब्जॉल्व द कंपनी फ्रॉम द लाइबिलिटीज़ ऑफ द टैक्स। अब ये अरेस्ट का मतलब ये नहीं है कि अब एक बंदा अरेस्ट हो गया है तो अब उसको जो है वो कैद कर लिया जाए या इस तरह की कोई सज़ा दे दी जाए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो अब टैक्स ही नहीं देगा, टैक्स उसको फिर भी देना पड़ेगा। ठीक है जी, जो उसका पेंडिंग टैक्स है या जो उसने फ्रॉड किया है टैक्स के अंदर, वो उसको पेमेंट फिर भी करनी पड़ेगी। डिफ़ॉल्ट सरचार्ज एंड एनी पेनल्टी इम्पोज्ड आर ड्यू अंडर दिस, जो भी डिफ़ॉल्ट सरचार्ज लगेगा, पेनल्टी लगेगी, सारा कुछ उसको पे करना पड़ेगा, और अरेस्ट वो अलग से हो जाएगा। उसके बाद सेक्शन 55 है जी, प्रोसीजर टू बी फॉलोड ऑन अरेस्ट ऑफ अ पर्सन, एक अरेस्ट बंदे को अरेस्ट करने का प्रोसीजर क्या होगा। व्हेन एन ऑफिसर अरेस्ट अ पर्सन अंडर सेक्शन 54, अब ये आपने याद रखना है कि अरेस्ट करने की पावर जो है वो सेक्शन 54 के ऊपर, ये जो 54 ये हमने पढ़ा है, इसके अंदर दी गई है। ही शैल इमीडिएटली इंटीमेट द फैक्ट ऑफ अरेस्ट, वो किसी भी बंदे को अरेस्ट करेगा तो वो इंटीमेट मतलब इतला दे देगा कि उसने अरेस्ट किया, ऑफ दैट पर्सन, उस पर्सन को जिसको अरेस्ट किया है उसको क्या किया जाएगा जी, इंटीमेट किया जाएगा, मतलब ये कि उसकी इतला दी जाएगी टू द स्पेशल जज। अब ये किसी भी बंदे को अगर अरेस्ट किया जाता है तो उसकी फौरी तौर पर इतला किसको दी जाएगी, स्पेशल जज को, हु मे डायरेक्ट सच ऑफिसर, जो उस ऑफिसर को फिर क्या कहेगा, टू प्रोड्यूस दैट पर्सन, कि जो बंदा आपने अरेस्ट किया उसको लेके आए, एट सच टाइम एंड प्लेस, ऐसे वक्त पर और ऐसी जगह पर, ऑन सच डेट, और डेट भी बताएगा जज साहब, एज द स्पेशल जज कंसीडर एक्सपीडियंट, जो भी स्पेशल जज जो है वो मुनासिब समझेगा, वो डेट और सारा कुछ बता देगा कि इस बंदे को इस दिन आपने अदालत के अंदर पेश करना है। सब सेक्शन 2 है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सब सेक्शन 1, जो कुछ भी सब सेक्शन 1 ये जो ऊपर वाला था इसके अंदर है, उसके बावजूद एनी पर्सन अरेस्टेड अंडर दिस एक्ट, एक्ट के तहत जिस बंदे को भी अरेस्ट किया जाएगा, शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द स्पेशल जज, स्पेशल जज के सामने उसको पेश कर दिया जाएगा। और इफ़ देयर इज़ नो स्पेशल जज, अगर स्पेशल जज है ही नहीं, विद इन अ रीज़नेबल डिस्टेंस, उस रीज़नेबल डिस्टेंस के अंदर, उस इलाके के अंदर अगर स्पेशल जज मौजूद नहीं है, टू द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, 24 घंटों के अंदर अंदर जो आपके करीब तरीन मैजिस्ट्रेट है उसके सामने पेश कर दें ऑफ सच अरेस्ट, ऐसे अरेस्ट को, एक्सक्लूडिंग द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी, अगर कोई टाइम लग गया है आपको सफ़र करते हुए जो 24 घंटे से ज़्यादा 2-3 घंटे ऊपर लग गए, तो वो उस टाइम को उस जो है 24 घंटों में से निकाल दिया जाएगा। फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द कोर्ट ऑफ स्पेशल जज, मतलब जहाँ से अरेस्ट किया गया और स्पेशल कोर्ट जाते हुए टाइम 24 घंटे से ज़्यादा लग गए तो कोई बात नहीं, आर ऑफ द मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट तक जाते हुए।
उसके बाद सब सेक्शन 3 है, व्हेन एनी पर्सन इज प्रोड्यूस्ड अंडर सब सेक्शन 2, ये जो सब सेक्शन ऊपर 2 था, किसी भी बंदे को मैजिस्ट्रेट के सामने लाया गया, बिफोर द स्पेशल जज के सामने लाया गया, द स्पेशल जज में ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ सच पर्सन, ऐसे पर्सन के रिक्वेस्ट पर स्पेशल जज के पास ये पावर है, आफ्टर परसुइंग द रिकॉर्ड लेने के बाद, इफ़ एनी एंड आफ्टर गिविंग द प्रोसिक्यूशन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, उस बंदे की बात सुनी जाएगी, एडमिट हिम टू द बेल, उसको स्पेशल जज साहब बात भी उसकी सुन सकते हैं, उसकी बेल जो है वो भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसको ऑन बेल जो है वो रिहा भी किया जा सकता है, ऑन हिज एक्सिक्यूटिंग अ बॉन्ड। अब जब भी किसी की बेल की जाती है तो आपको पता है कि बेल लेने के लिए आपको कोई बॉन्ड जमा करवाना पड़ता है, विद और विदाउट श्योरिटीज़, आपको कोई श्योरिटी जमा करवानी पड़ती है। तो ये स्पेशल जज पे डिपेंड करता है कि वो किसी से बॉन्ड या श्योरिटी मांगता है या नहीं। और रिफ्यूज़ टू एडमिट हिम टू बेल, या फिर वो किसी की बेल को रिजेक्ट कर दे, एंड डायरेक्ट हिज डिटेंशन एट सच प्लेस एज ही डीम्स फिट, या फिर उसकी फर्दर डिटेंशन, उसको फर्दर जो है वो जेल में या कहीं पे जो है वो किसी लॉकर रूम में पुलिस के वहाँ पे रखा जा सकता है। उसके बाद है जी सब सेक्शन 4, नथिंग कंटेंट हेयर इन शैल प्रोड्यूस द स्पेशल जज फ्रॉम preclude the special judge from cancelling the bail of any such person। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर स्पेशल जज ने किसी भी बंदे को बेल पे रिहा कर दिया है तो स्पेशल जज के पास ये अथॉरिटी है कि वो उस बंदे की बेल किसी भी टाइम क्या कर सकता है, कैंसिल भी कर सकता है। ऑफ एनी सच पर्सन एट अ सब्सिक्वेंट स्टेज, किसी भी स्टेज पर उसकी बेल कैंसिल की जा सकती है, इफ़ फॉर एनी रीज़न, किसी भी वजह से, एंड ही कंसीडर सच कैंसिलेशन नेसेसरी, अगर स्पेशल जज समझता है कि ये कैंसिलेशन ज़रूरी है तो वो कैंसिल कर सकता है। बट बिफोर पासिंग सच आर्डर, लेकिन ये कैंसिलेशन का आर्डर पास करने से पहले ही शैल अफोर्ड सच पर्सन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, लेकिन उसको पहले क्या किया जाएगा, उस बंदे को बुला के अगर उसके खिलाफ कोई मशकूक बात पैदा हुई है तो उसको सुना जाएगा। Unless for reasons to be recorded, he considers that the affording of such opportunity shall defeat the purpose of this act। तो इस तरह क्या होगा कि उसकी जो बात है वो रिकॉर्ड कर ली जाएगी और इस तरह जो है वो इस एक्ट को फॉलो किया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं सब सेक्शन 5 की। When such person is produced under subsection 2, मतलब जब भी ऐसे बंदे को किसी स्पेशल जज, किसी मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, बिफोर अ मैजिस्ट्रेट, सच मैजिस्ट्रेट में आफ्टर ऑथोराइजिंग हिज डिटेंशन, अगर वो मैजिस्ट्रेट उसकी डिटेंशन की जो है वो ऑथोराइज कर देता है, उसकी इजाज़त दे देता है, इन सच कस्टडी एट सच प्लेस फॉर सच पीरियड एज ही कंसीडर नेसेसरी, अब वो जो है वो किसी को भी कस्टडी में दे सकता है और प्लेस भी डिफ़ाइन कर सकता है और कितने टाइम के लिए कस्टडी में देना है वो भी डिफ़ाइन कर सकता है मैजिस्ट्रेट जितना ज़रूरी हो। आर प्रॉपर फॉर फैसिलिटेटिंग हिज अर्लीस्ट प्रोडक्शन बिफोर द स्पेशल जज, मतलब हमने पढ़ा था ना कि अगर स्पेशल जज मौजूद ना हो तो मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। अब मैजिस्ट्रेट क्या करेगा कि उसकी कस्टडी जो है वो पुलिस को फर्दर दे देगा कि आप ठीक है 24 घंटे और या 48 घंटे और इसको अपने पास रखें, ठीक है, और जल्दी मतलब टाइम और प्लेस वो डिफ़ाइन कर देगा कि फ़लाँ जगह पे फिर इसको इतने टाइम में लेके जाएं और इसको स्पेशल जज के सामने पेश करें। डायरेक्ट हिज प्रोडक्शन बिफोर द स्पेशल जज एंड ऑन डेट एंड टाइम टू बी फिक्स्ड बाय हिम, और वो टाइम और डेट जो है वो फिक्स कर देगा। और डायरेक्ट सच पर्सन टू फोर्थ विद टेकन टू एंड प्रोड्यूस्ड बिफोर द स्पेशल जज, और या फिर वो उसको कहेगा कि स्पेशल जज के पास डायरेक्ट ले जाएं या फिर उसको कुछ टाइम के बाद ले जाएं, ये डिपेंड करता है मैजिस्ट्रेट साहब के पास। एंड ही शैल बी सो टेकन आर प्रोड्यूस्ड, और फिर उसके मुताबिक उसको लेके जाया जाएगा। उसके बाद सब सेक्शन 6 की बात करें, नथिंग इन सब सेक्शन 2, 3, 4 शैल प्रीक्लूड द स्पेशल जज, स्पेशल जज को ये रोकती नहीं है इस चीज़ से, आर द मैजिस्ट्रेट फ्रॉम रिमांडिंग एनी सच पर्सन टू कस्टडी ऑफ ऑफिसर, कि वो किसी भी ऑफिसर को रिमांड के ऊपर उस बंदे की कस्टडी दे सकता है। ठीक है जी, मतलब ये कि स्पेशल जज और मैजिस्ट्रेट के पास ये अथॉरिटी है, इख्तियारात हैं
कि वो किसी भी ऑफेंडर की जो कस्टडी है ऑन रिमांड ऑफिसर को दी जा सकती है। ठीक हो गया जी। उसके बाद होल्डिंग एन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन के लिए अगेंस्ट द पर्सन इफ सच ऑफिसर मेक अ रिक्वेस्ट इन राइटिंग, तो इस काम के लिए रिमांड लेने के लिए ऑफिसर ने जो है वो एक रिटन जो है वो एप्लीकेशन देनी है टू दैट अफेक्ट, ताकि वो मैजिस्ट्रेट के पास पहुंचे और फिर मैजिस्ट्रेट उसको अलाउ करे। एंड द स्पेशल जज और द मैजिस्ट्रेट आफ्टर परसुइंग द रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड देखते हुए स्पेशल जज और मैजिस्ट्रेट इफ़ एनी एंड हेयरिंग सच पर्सन, और उस पर्सन की बात सुनते हुए इज़ ऑफ द ओपिनियन, उसके पास ये ओपिनियन है, वो ये समझता है दैट फॉर द कंप्लीशन ऑफ इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन इट इज़ नेसेसरी टू मेक सच आर्डर, तो वो समझता है कि ये इन्वेस्टिगेशन के लिए या इंक्वायरी के लिए ज़रूरी है कि इसको फर्दर रिमांड के ऊपर जो ऑफिसर को कस्टडी में दिया जाए। बट द टोटल पीरियड ऑफ सच कस्टडी शैल नॉट एक्सीड 14 डेज़, वो जो है वो कस्टडी में दे सकता है ऑफिसर की, लेकिन 14 दिन के लिए उसको कस्टडी के अंदर दिया जाता है। रिमांड की कस्टडी आपने याद रखनी है कितने दिन है, 14 दिन, 14 डेज़। उसके बाद है सब सेक्शन 7, When any person is arrested under this act, इस एक्ट के तहत अगर किसी भी बंदे को अरेस्ट कर लिया गया, द अरेस्टिंग ऑफिसर शैल रिकॉर्ड द फैक्ट ऑफ अरेस्ट, अरेस्टिंग ऑफिसर जो है वो उस अरेस्ट का जो रिकॉर्ड है और उसकी वजह जो है वो सारी लिख लेगा। एंड अदर रेलेवेंट पार्टिकुलर्स इन द रजिस्टर स्पेसिफाइड इन सब सेक्शन 11, और जो अभी आगे आएगा सब सेक्शन 11 वो एक रजिस्टर होगा जिसके अंदर आपने सारी वजूहात उसको अरेस्ट करने की दर्ज कर लेनी। अब क्या क्या दर्ज करना है, उसका नाम, उसकी चीज़ें और ये सारी चीज़ें वो हम अभी आगे सेक्शन नंबर 11 में पढ़ लेते हैं। एंड शैल इमीडिएटली प्रोसीड टू इंक्वायर इनटू द चार्ज अगेंस्ट सच पर्सन, और फौरी तौर पर क्या करेगा कि वो ऐसे पर्सन का चार्ज जो है वो बताएगा। एंड इफ़ ही कंप्लीट्स द इंक्वायरी विद इन 24 आवर्स, अगर वो इंक्वायरी 24 घंटों में कंप्लीट कर देता है ऑफ हिज अरेस्ट, उसके अरेस्ट के दौरान, एंड ही मे आफ्टर प्रोड्यूसिंग सच पर्सन बिफोर द स्पेशल जज और मैजिस्ट्रेट, वो क्या करेगा उसको स्पेशल जज और मैजिस्ट्रेट में के सामने पेश करने के बाद मेक अ रिक्वेस्ट फॉर हिज फर्दर डिटेंशन इन हिज कस्टडी, मतलब ये कि उसकी फर्दर जो रिमांड पे उसकी जो डिटेंशन है वो रिक्वेस्ट कर सकता है कि मेरी अभी जो इन्वेस्टिगेशन है या इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हुई, आप मुझे फर्दर 15 दिन दें या 10 दिन दें, 14 दिन दें। तो 14 दिन होती है बेसिकली, वो हमने ऊपर पढ़ी है, तो उसके दरमियान वो कुछ भी टाइम मांग सकता है। उसके बाद बात करते हैं सब सेक्शन 8 की। वाइल होल्डिंग एन इंक्वायरी अंडर सब सेक्शन 7 द ऑफिसर शैल एक्सरसाइज द सेम पावर्स एज आर कन्फर्ड अपॉन आर एक्सरसाइजेबल बाई एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, तो ये जो ऑफिसर है इसकी पावर सेम होगी जैसे ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन की होती हैं। मतलब जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन की पावर्स डिफाइंड है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 के तहत, वही ऑफिसर की भी पावर्स होंगी और वो सारी इन्वेस्टिगेशन कर सकेगा। बट सच ऑफिसर शैल एक्सरसाइज सच पावर सब्जेक्ट टू फॉरगोइंग प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट वाइल होल्डिंग एन इंक्वायरी अंडर दिस एक्ट, मतलब वो अपनी ये पावर्स जो है इस एक्ट की प्रोविजंस को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए उनको इस्तेमाल करेगा और इस एक्ट की अपनी इंक्वायरी जो है वो कंप्लीट करेगा। उसके बाद सब सेक्शन 9 है, इफ़ द ऑफिसर आफ्टर होल्डिंग एन इंक्वायरी, अगर कोई ऑफिसर इंक्वायरी करने के बाद इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट देयर इज़ नो सफिशिएंट एविडेंस आर रीजनेबल ग्राउंड, अगर वो समझता है कि कोई एविडेंस नहीं मिला और कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं मिले फॉर सस्पिशन अगेंस्ट सच पर्सन, के इस पर्सन के ऊपर शक किया जाए, ही शैल रिलीज हिम, वो उसको जो है वो खुद ब खुद क्या कर देगा, रिहा कर देगा। ऑन हिज एक्यूटिंग बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटीज़, अगर वो बॉन्ड के ऊपर उसको रिलीज़ करता है या फिर कोई श्योरिटी के ऊपर तो वो उसको कर देगा। एंड शैल डायरेक्ट सच पर्सन टू अपीयर, और उस पर्सन को कहेगा कि आपने भाईजान आ जाना है जब आपको बुलाया जाए, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब भी ज़रूरी होगा, बिफोर द सब स्पेशल जज, अगर स्पेशल जज के पास आना पड़ता है तो उसको आना पड़ेगा। एंड मेक अ रिपोर्ट टू द स्पेशल जज फॉर द डिस्चार्ज ऑफ सच पर्सन, और एक रिपोर्ट तैयार करेगा
और स्पेशल जज साहब को बता देगा कि इस बंदे के खिलाफ कोई एविडेंस, कोई इस तरह के कोई स्पेशल रीज़नेबल ग्राउंड नहीं मिले, इसलिए मैं इसको डिस्चार्ज कर रहा हूँ, इसको रिलीज़ कर रहा हूँ, रिहा कर रहा हूँ। तो ये स्पेशल जज को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। एंड शेल मेक अ फुल रिपोर्ट ऑफ काज टू हिज इमीडिएट सुपीरियर। तो इस तरह अपनी एक रिपोर्ट जो है अपने सुपीरियर, अपने से ऊपर वाले ऑफिसर को भी पेश करेगा और उसको बताएगा। उसके बाद सब सेक्शन 10 है जी, द स्पेशल जज टू होम अ रिपोर्ट हैज़ बीन मेड। स्पेशल जज इसको रिपोर्ट भेज दी गई है अंडर सब सेक्शन 8 के तहत, मे आफ्टर द परसूअल ऑफ रिकॉर्ड ऑफ इंक्वायरी, वो उस रिकॉर्ड ऑफ इंक्वायरी की सारी रिपोर्ट को पढ़ेगा, एंड हेयरिंग द प्रोसिक्यूशन, और दोनों पार्टीज़ को सुनने के बाद एग्री विद सच रिपोर्ट एंड डिस्चार्ज द अक्यूज्ड, और वो उस रिपोर्ट के साथ एग्री कर सकता है और अक्यूज को जो है वो रिहा भी कर सकता है। और इफ़ ही इज़ ऑफ द ओपिनियन, अगर वो ये समझता है दैट देयर इज़ अ सफिशेंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग, कि नहीं इसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए अगेंस्ट सच पर्सन, उसके खिलाफ प्रोसीड विद हिज ट्रायल, तो फिर उसके खिलाफ पूरा ट्रायल होगा, कार्रवाई होगी अदालती, एंड डायरेक्ट द प्रोसिक्यूशन टू प्रोड्यूस एविडेंस, और इस तरह फिर वो प्रोसिक्यूशन जो है जिसने मुकदमा चलाया वो एविडेंस प्रोड्यूस करेगी उसके खिलाफ। अब जी सेक्शन 11 आ गया जिसमें हमने पढ़ना है कि क्या क्या चीज़ें हैं। द ऑफिसर होल्डिंग एन इंक्वायरी अंडर दिस सेक्शन शैल मेंटेन अ रजिस्टर। अब ऑफिसर जो इंक्वायरी कर रहा है वो क्या करेगा कि एक उसके पास रजिस्टर होगा, टू बी कॉल्ड रजिस्टर ऑफ अरेस्ट, और उसका नाम होगा रजिस्टर ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशंस इन द फॉर्म प्रेस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट, और उस रजिस्टर को उस तरीके से उसने मेंटेन करना है जो कि उसको गवर्नमेंट की तरफ से हिदायत होंगी। इन विच ही शैल एंटर द नेम, और उस रजिस्टर के अंदर वो नेम एंटर करेगा जिस भी बंदे को अरेस्ट करेगा, एंड अदर पार्टिकुलर्स ऑफ एवरी पर्सन अरेस्टेड अंडर दिस एक्ट, और इस एक्ट के तहत जो भी बंदा अरेस्ट होता है उसके जो भी दूसरी चीज़ें हैं, जो भी उसका एड्रेस है या कोई भी और मालूमात हैं वो भी उसके अंदर रिकॉर्ड होंगी, टुगेदर विद द टाइम एंड डेट ऑफ अरेस्ट, टाइम और डेट और अरेस्ट करने का टाइम और उसकी डेट भी लिखी होगी। द डिटेल्स ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, द डिटेल्स ऑफ द थिंग्स, जो भी इंफॉर्मेशन उसके बारे में रिसीव हुई वो भी लिखी होंगी डिटेल, और जो उसके पास से चीज़ें दरियाफ्त हुई हैं वो भी लिखी होंगी। गुड्स और डॉक्यूमेंट्स, जो भी गुड्स या डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी डिटेल्स भी लिखी होगी। रिकवर्ड फ्रॉम हिज कस्टडी, जो भी उसकी कस्टडी से रिकवर की गई हैं। द नेम ऑफ द विटनेसेस एंड एक्सप्लेनेशन, उसके अलावा जितने भी गवाह हैं और उनकी कोई भी स्टेटमेंट्स हैं वो भी सारी उस रजिस्टर के अंदर दर्ज होंगी। इफ़ एनी गिवन बाई हिम एंड द मैनर इन विच द इंक्वायरी हैज़ बीन कंडक्टेड फ्रॉम डे टू डे, और उसके अलावा जिस तरीके से इंक्वायरी की गई डे टू डे सारी इंफॉर्मेशन उस रजिस्टर के अंदर उसने दर्ज करनी। एंड सच रजिस्टर आर अथेंटिकेटेड कॉपीज़ ऑफ इट्स एंट्रीज, और ये जो रजिस्टर है और उसकी अथेंटिकेटेड कॉपीज़ जो हैं शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द स्पेशल जज, उस स्पेशल जज के सामने पेश की जाएंगी। वैन एवर इट इज़ डायरेक्टेड बाय द स्पेशल जज, जब भी स्पेशल जज ये सारी चीज़ें मांगेगा। उसके बाद चलते हैं सब सेक्शन 12 की तरफ। आफ्टर कंप्लीटिंग द इंक्वायरी, जब इंक्वायरी कंप्लीट हो जाए, द ऑफिसर शैल एज अर्ली एज पॉसिबल, ऑफिसर जितना जल्दी हो सकेगा सबमिट द स्पेशल जज अ कंप्लेंट इन सेम फॉर्म, वो स्पेशल जज को एक कंप्लेंट देगा उसी तरीके से एज मैनर इन विच द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन सबमिट अ रिपोर्ट बिफोर अ कोर्ट। तो ये है कि इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद एक पूरी जो है वो डिटेल्ड रिपोर्ट होगी, वो स्पेशल जज को पेश की जाएगी, जैसा कि रिपोर्ट पेश की जाती है पुलिस स्टेशन के इंचार्ज पेश करता है कोर्ट के अंदर। ठीक है जी, मतलब ये वो जो पुलिस स्टेशन का जो इंचार्ज होता है वो चालान एक पेश करता है पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, तो इसी तरह ये ऑफिसर भी एक कंप्लीट रिपोर्ट जो है वो अपनी पेश करेगा। उसके बाद है जी सब सेक्शन 13, एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास में रिकॉर्ड एनी स्टेटमेंट आर कन्फेशन। फर्स्ट क्लास का मैजिस्ट्रेट जो है वो स्टेटमेंट या कन्फेशन ड्यूरिंग इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन
कोई भी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन के दरमियान कोई बंदा कन्फेशन करता है, कोई बात मान लेता है, तो उसको रिकॉर्ड करेगा। अंडर दिस एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 164 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के सेक्शन 164 को फॉलो करते हुए उसकी जो है वो कन्फेशन रिकॉर्ड करवा दी जाएगी फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के सामने। उसके बाद है जी सेक्शन 56, authorized officers to have access to premises, stocks, accounts and records। जो अथोराइज्ड ऑफिसर्स हैं, फॉर एग्जांपल किसी को ऑडिट के लिए रखा गया है या इंस्पेक्शन के लिए, तो उनके पास ये पावर है कि वो किसी भी प्रेमिसेस के अंदर जहाँ पे कोई ऑफिस है या कोई स्टॉक पड़ा हुआ है या अकाउंट्स हैं, तो उनको चेक करने के लिए, वो ऑडिट करने के लिए वहाँ पे जा सकते हैं। ये उनको इजाज़त है, उनको एक्सेस मिलेगी। Any officer authorized in this behalf by the authority by notification in the official gazette, और उस ऑफिसर को ऑथोराइज किया जाएगा, अथॉरिटी ऑथोराइज करेगी ऑफिशियल गैजेट के थ्रू, shall have free and full access, उसके पास फ्री और फुल एक्सेस है, to the business premises, के वो किसी भी बिजनेस प्रेमिसेस के अंदर चला जाए। रजिस्टर्ड ऑफिस या फिर कोई रजिस्टर्ड ऑफिस है तो उसके अंदर, और एनी अदर प्लेस वेयर एनी बिजनेस रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, और जहाँ पे भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट या फिर जो रिकॉर्ड है वो पड़ा हुआ है तो उस जगह पर वो इजीली एक्सेस कर सकता है। अंडर दिस एक्ट एंड रूल्स आर केप्ट आर मेंटेन्ड बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब यहाँ पे क्या है कि जो रजिस्टर्ड पर्सन ने अपने रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं या डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं जो इस एक्ट के तहत कहे गए थे, तो वो उनको एक्सेस कर सकता है। और पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन आर हुज बिजनेस एक्टिविटीज़ आर कवर्ड अंडर दिस एक्ट, जिसकी एक्टिविटीज़ मतलब वो जो सर्विसेज दे रहा है वो टैक्सेबल हैं। एंड द रूल्स आर हु मे बी रिक्वायर्ड फॉर एनी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन इन टैक्स फ्रॉड कमिटेड बाय हिम और हिज एजेंट और एनी अदर पर्सन, मतलब किसी भी बंदे ने कोई टैक्स फ्रॉड किया है, कोई इंक्वायरी की ज़रूरत है, किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, तो ऑफिसर जाके वहाँ से वो सारा कुछ ले सकता है। सच ऑफिसर में एट एनी टाइम, किसी भी वक्त ऐसा ऑफिसर जो है इंस्पेक्ट द रिकॉर्ड्स को चेक कर सकता है, डाटा, डॉक्यूमेंट, करस्पॉन्डेंस, अकाउंट्स, स्टेटमेंट्स, यूटिलिटी बिल्स, बैंक स्टेटमेंट, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नेचर एंड सोर्सेज ऑफ फंड्स और एसेट्स। तो ये सारी चीज़ें जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डाटा है, रिकॉर्ड है, एसेट्स है, हर चीज़ वो चेक कर सकता है। विद विच हिज बिजनेस इज़ फाइनेंस, जिसके थ्रू उसका बिजनेस जो है वो चलाया जा रहा है, फाइनेंस किया जा रहा है। एंड एनी अदर रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग दोज विच आर रिक्वायर्ड अंडर एनी अदर लॉ, और कोई भी अदर डॉक्यूमेंट्स उसको चाहिए तो वो भी वो एक्सेस कर सकता है। मेंटेन्ड इन एनी फॉर्म आर मोड एंड मे टेक इनटू हिज कस्टडी सच रिकॉर्ड्स, और ये रिकॉर्ड्स अपनी कस्टडी में भी ले सकता है वो ऑफिसर। स्टेटमेंट्स, डिस्केट्स आर डॉक्यूमेंट्स, कोई भी डिस्क पड़ी है, कोई भी जो है वो आपके पास स्टोरेज की डिवाइस पड़ी है, उसको भी अपनी कस्टडी में ले सकता है। इन ओरिजिनल आर कॉपीज़, उसकी ओरिजिनल या उसकी कॉपीज़, ताकि उसके अंदर बाद में वो लोग क्या करें, गड़बड़ ना कर ले, इसलिए वो अगर कोई इंस्पेक्शन करे और वहाँ पे जाके छापा मार के अपने कस्टडी में हर चीज़ ले ले। इन सच फॉर्म एज द ऑफिसर में डीम फिट अगेंस्ट आ साइंड रिसीट, और फिर क्या होगा कि एक रिसीट बनाएगा इन सारी चीज़ों की और उसके ऊपर अपने साइन भी करेगा, और वहाँ पे जो बंदा फेरा होगा उसके साइन भी होंगे कि ये चीज़ें हमने ले ली हैं। उसके बाद चलते हैं जी सब सेक्शन 2 की तरफ। द रजिस्टर्ड पर्सन, हिज एजेंट और एनी पर्सन स्पेसिफाइड इन द सब सेक्शन 1, जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है, उसका एजेंट है या भी कोई भी उसका स्पेसिफिक पर्सन है जो वहाँ पे मौजूद होगा प्रिंसिपल, शैल आंसर एनी क्वेश्चन और फर्निश सच इन्फॉर्मेशन, उससे जो भी सवाल किया जाएगा उसका जवाब देगा, या फिर उससे जो भी इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी वो प्रोड्यूस करेगा। आर एक्सप्लेनेशन एज मे बी आस्क्ड बाय द ऑफिसर, ऑथोराइज्ड ऑफिसर जो भी चीज़ें उससे क्वेश्चन करेगा, मांगेगा, डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस उसने करने हैं। ऑल अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स सब सेक्शन 3 है। उसके बाद ऑल अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल बॉडीज, ऑटोनोमस बॉडीज, कॉरपोरेशंस और सच अदर इंस्टीट्यूशन शैल सप्लाई रिक्विजिट इंफॉर्मेशन एंड रेंडर नेसेसरी असिस्टेंट टू ऑथोराइज्ड ऑफिसर।
उसके बाद ऑल अदर डिपार्टमेंट जो है, लोकल बॉडीज़ जो हैं, उनसे अगर किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो भी ऑथोराइज्ड ऑफिसर एक्सेस कर सकता है। उन अथॉरिटीज़ ने ये सारी इंफॉर्मेशन देनी है। इन द कोर्स ऑफ इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, मतलब इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसको किसी भी जो किसी और डिपार्टमेंट से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए, नादरा से चाहिए, बैंक से चाहिए, कहीं से भी चाहिए तो वो एक्सेस कर सकता है। ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं सेक्शन नंबर 57 के ऊपर। ऑब्लिगेशन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। अब ये डॉक्यूमेंट किसने प्रोवाइड करने हैं, ये किसकी ड्यूटी है, और इन्फॉर्मेशन किसने प्रोवाइड करनी है, ये इसके अंदर बताया गया। सब सेक्शन 1 है जी। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट और एनी अदर लॉ, और जो कुछ भी है इस एक्ट में या इसके अलावा किसी और लॉ में, एनी पर्सन रिक्वायर्ड टू मेंटेन एनी रिकॉर्ड अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के तहत जिस बंदे को भी कहा गया था कि आपने रिकॉर्ड मेंटेन करना है, एंड द रूल्स, और रूल्स के तहत शैल ऑन डिमांड बाय द ऑफिसर, ऑफिसर की डिमांड पर वो क्या करेगा, बाय नोटिस इन राइटिंग, ऑफिसर एक राइटिंग नोटिस देगा, एज एंड व्हेन स्पेसिफाइड इन द नोटिस, और जब उस नोटिस के अंदर जैसे भी और जब भी स्पेसिफाइड किया गया है उसके मुताबिक प्रोड्यूस फॉर द एग्जामिनेशन, वो प्रोड्यूस करेगा कि ताकि एग्जामिनेशन की जा सके सच डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड्स, उन डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स की विच द ऑफिसर कंसीडर नेसेसरी या रेलेवेंट टू द ऑडिट, मतलब जो भी ऑफिसर को ऑडिट के लिए चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स उससे मांग सकता है और वो लेके आएगा। जो भी बंदा वहाँ पे मौजूद है, जो भी बंदा जो है वो रिस्पॉन्सिबल है जिसने वो रिकॉर्ड रखे हुए हैं। इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन अंदर दिस एक्ट, इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन के लिए चाहिए तो ऑडिट के लिए चाहिए होते हैं, इंक्वायरी के लिए या इन्वेस्टिगेशन के लिए तो वो लेके आएगा। उसके बाद क्लास बी है, अलाउ द ऑफिसर टू टेक एक्सट्रैक्ट फ्रॉम आर मेक कॉपीज़ ऑफ सच डॉक्यूमेंट्स आर रिकॉर्ड्स, तो उसके बाद ऑफिसर के पास ये भी पावर है कि वो उन रिकॉर्ड्स में से कुछ चीज़ें, कुछ डाटा एक्सट्रैक्ट कर ले, अपने पास रख ले, या फिर उसकी कुछ कॉपीज़ क्रिएट करके अपने पास रख ले। क्लास सी है जी, अपीयर बिफोर द ऑफिसर, ऑफिसर के पास वो बंदा आएगा, एंड आंसर एनी क्वेश्चन पुट टू हिम, जो भी उससे क्वेश्चन किए जाएंगे वो उसका जवाब देगा। कंसर्निंग द डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू द ऑडिट, जो भी ऑडिट के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, इंक्वायरी के रिलेटेड या इन्वेस्टिगेशन के रिलेटेड, उनके बारे में जो भी सवाल उस बंदे से किया जाएगा, ऑफिसर करेगा, वो उसका जवाब देगा। उसके बाद सब सेक्शन 2 है, एनी ऑफिसर कंडक्टिंग एन ऑडिट, जो भी ऑफिसर ऑडिट कर रहा है, इंक्वायरी कर रहा है या इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, और अदरवाइज फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट आर द रूल्स में रिक्वायर इन राइटिंग, या फिर वो किसी भी बंदे को कहता है कि भाईजान लेके आए और ये उसने राइटिंग में कहना है। एनी पर्सन टू फर्निश एनी इन्फॉर्मेशन एज हेल्ड बाय द पर्सन, कि वो किसी भी बंदे को कि ये कहता है कि भाईजान ये वाले सारे डॉक्यूमेंट्स आपने लेके आ जाने हैं। उसके बाद सब सेक्शन 3 है, द अथॉरिटी में रिक्वायर, अथॉरिटी के पास ये पावर है कि वो किसी भी बंदे को कहे कि ले आओ इन राइटिंग। अब अथॉरिटी ये आर्डर जो है वो राइटिंग में देगी, मतलब लिखा हुआ। एनी पर्सन, किसी भी बंदे को, डिपार्टमेंट को, कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को, टू प्रोवाइड एनी इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर अथॉरिटी को चाहिए होगी को उसको प्रोवाइड की जाएगी। और डाटा, कोई भी डाटा चाहिए, हेल्ड बाय दैट पर्सन, जो कि उस पर्सन ने रखा हुआ है। डिपार्टमेंट, कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, जो भी अथॉरिटी, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या बंदे के पास कोई भी डाटा है अगर अथॉरिटी को चाहिए तो वो प्रोड्यूस करना पड़ेगा। Which in the opinion of the authority or an officer authorized by the authority is required for the purpose of formulation of policy or administering or implementing this act and the rules। जो भी डाटा उस पॉलिसी को फार्मूलेशन के लिए या एडमिनिस्ट्रेशन या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स या एक्ट के लिए चाहिए होगा वो अथॉरिटी मांग सकती है और वो पेश करना पड़ेगा। उसके बाद है सब सेक्शन 4, एवरी पर्सन, डिपार्टमेंट, कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन शैल फर्निश द इंफॉर्मेशन requisitioned by the authority or the officer under subsection 2-3 within the time specified in the notion issued by the। अच्छा, उस टाइम के अंदर उसने क्या करना है, कंपनी ने, ऑर्गेनाइजेशन या जिसकी बंदे को डाटा पेश करने के लिए कहा गया तो उसने उस टाइम और उस डेट के अंदर पेश कर देना है। उसके बाद है जी सब सेक्शन 58, सर्चेज अंडर वारंट्स। सर्चेज के बारे में
where any officer has reason to believe that any document or thing which is in his opinion may be useful for the relevant to any proceeding under this act are kept in any place. जहाँ पे कोई भी ऑफिसर ये समझता है कि किसी भी जगह पर कोई यूज़फुल डॉक्यूमेंट जो इस प्रोसीडिंग के लिए रेलेवेंट है वो कहीं पे पड़ा है किसी जगह पे, ही मे आफ्टर ऑब्टेनिंग अ वारंट फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट, वो एक सर्च वारंट लेगा मैजिस्ट्रेट से और फ्रॉम द कमिश्नर या फिर कमिश्नर से, एंटर द प्लेस, उस जगह में एंटर होगा, एंड काज अ सर्च टू बी मेड एट एनी टाइम। मतलब ये कि अगर किसी बंदे को ये शक है कि एक ख़ास जगह है बिज़नेस की, वहाँ पे कोई इम्पोर्टेंट डाटा पड़ा है जो हमें चाहिए, तो वो क्या करेगा, मैजिस्ट्रेट साहब से सर्च वारंट लेगा या कमिश्नर साहब से, और वो वहाँ पे जाकर रेड करेगा और जाके सर्च कंडक्ट कर देगा। सबसेक्शन 2 है, ऑल सर्चेज मेड अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को फॉलो करते हुए जो भी तरीक़ाकार बताया गया है उसके मुताबिक ये सर्चेज की जाएंगी। उसके बाद है जी सेक्शन 59, पोस्टिंग ऑफ एन ऑफिसर टू बिजनेस प्रेमिसेस सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस एज इट डीम फिट टू इम्पोज। मतलब ये कि कुछ भी कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शंस जो कि फिट हों कि उनको इम्पोज किया जाए। द अथॉरिटी में पोस्ट एन ऑफिसर को पोस्ट कर सकती है टू द प्रेमिसेस ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन टू मॉनिटर द प्रोविजन ऑफ द सर्विस बाय सच रजिस्टर्ड पर्सन। अच्छा, जहाँ पे कोई बहुत बड़ा बिजनेस है और वहाँ पे अथॉरिटी ये समझती है कि किसी भी किस्म का फ्रॉड हो सकता है, तो अथॉरिटी किसी एक ऑफिसर को खसूसी तौर पर वहाँ पे पोस्ट कर देगी उस बिज़नेस प्रेमिसेस के अंदर, और वहाँ पे फिर वो रहेगा ताकि किसी भी किस्म की गड़बड़ हो तो वो फौरी तौर पर उसको देख ले। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1, जो भी सबसेक्शन 1 के अंदर है उसके बावजूद, इफ़ अ कमिश्नर ऑन बेसिस ऑफ मटेरियल एविडेंस, उस कमिश्नर के पास मटेरियल एविडेंस भी है, हैज़ रीजनेबल काज टू बिलीव, और वो ये समझता है दैट अ रजिस्टर्ड पर्सन इज इन्वॉल्व इन इवेजन ऑफ टैक्सेस, और टैक्स फ्रॉड के कोई बंदा जो रजिस्टर्ड है वो टैक्स फ्रॉड के अंदर जो है वो मुलव्वस है। ही मे बाय रिकॉर्डिंग द ग्राउंड्स इन राइटिंग, वो ये सारा कुछ जो है वो इन राइटिंग उसको रिटर्न में लेके आएगा। पोस्ट एंड ऑफिसर ऑफ द अथॉरिटी का कोई भी ऑफिसर जो है उसको पोस्ट कर सकता है टू द प्रेमिसेस ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन, उस प्रेमिसेस के अंदर उस रजिस्टर्ड पर्सन जो सेल्स सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उस की प्रेमिसेस के अंदर किसी भी बंदे को कमिश्नर साहब पोस्ट कर सकते हैं जिसके ऊपर शक हो कि ये बंदा क्या कर रहा है जी, ये बंदा किसी भी किस्म का फ्रॉड कर रहा है। एंड रिसीट ऑफ सर्विसेज ऑफ सच पर्सन, जो भी उस पर्सन की सर्विसेज की रिसीट है। उसके बाद सबसेक्शन 3 है, एनी पर्सन अ पर्सन टू हुज प्रीमिसेस, जिस पर्सन की प्रीमिसेस एन ऑफिसर ऑफ द अथॉरिटी इज पोस्टेड अंडर दिस सेक्शन, जिस बंदे की प्रीमिसेस के अंदर एक ऑफिसर जो है वो पोस्ट किया जाएगा, शैल प्रोवाइड ऑन हिज ऑन कॉस्ट, अपने पैसों से प्रोवाइड करेगा ऑल फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड टू मीट द डिपार्टमेंटल रिक्वायरमेंट्स, जो भी डिपार्टमेंटल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मीट करने के लिए जो भी फैसिलिटीज़ होंगी उस जो ऑफिसर है उसके लिए ऑफिस चाहिए या उसके लिए जो भी कुछ चाहिए होगा तो वो जो बिज़नेस ऑनर है वो प्रोवाइड करेगा ऑफ सच पोस्टिंग एज डिटर्मिन्ड बाय द अथॉरिटी और द कमिश्नर, और अथॉरिटी और कमिश्नर वो सारी रिक्वायरमेंट्स जो फैसिलिटीज़ चाहिए वो डिफ़ाइन कर देगी। तो ये थे जी सेक्शन 59 जिनको हमने डिटेल से डिस्कस किया। इससे आगे जो सेक्शन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच।